अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। सो हम लोग एब्जॉर्प्शन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे बायोफार्म में। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ड्रग जो इफ़ेक्ट करे एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग, मतलब एक ड्रग जो है दूसरी ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे किस तरह इफ़ेक्ट डाल सकती है। एक ड्रग जो है ना वो दूसरी ड्रग की एब्जॉर्प्शन चेंज कर दे मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स के थ्रू। हो सकता है वो GI मोटिलिटी को इफ़ेक्ट करके एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करे, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम को इफ़ेक्ट करे, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करे, या जो है GI का इन्वायरमेंट चेंज कर दे, वहाँ का pH चेंज कर दे। तो इन सब कंडीशंस की वजह से हमारे पास एक ड्रग जो है दूसरी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट कर सकती है। एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग जो एंटीकोलिनर्जिक है या जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है और फिनोथायाजीन है, इनमें सलाहियत होती है कि ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करे, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक्स हम जब भी देते हैं तो वो तकरीबन जो बॉडी की सिक्रीशन होती है उनको कम करता है। तो इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट और फिनोथायाजीन में भी ये क्वालिटी है कि वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करे। जब गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कम होगी, इसके साथ साथ ये दूसरा क्या करेंगे, गैस्ट्रिक इम्पिटिंग कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक जो कंटेंट है ना वो ईज़िली वहाँ से खाली नहीं हो रहा होगा। तो जब गैस्ट्रिक इम्पिटिंग कम होगी तो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक चीज़ डिले निकल रही है तो उसमें जो टाइम रिक्वायर्ड है वो तो ज़्यादा लगेगा ना, तो इसीलिए गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। जैसे गैस्ट्रिक इम्पिटिंग हमारे पास डिक्रीज़ होगी ना, अब ड्रग वहाँ से निकल ही नहीं पा रही, उसकी वजह से अब गैस्ट्रिक इम्पिटिंग टाइम इंक्रीज़ हो गया। एंटी डिप्रेसेंट्स में भी हमारे पास जो है ना एंटीकोलिनर्जिक वाले साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इसीलिए ये जो है GI मोटिलिटी को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा मीटोक्लोप्रामाइड एंटीमेटिक ड्रग है जो हमारे पास, ये जो है स्टमक की कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिलैक्स करती है या ओपन करती है। तो स्टमक के जो कंटेंट होते हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर के ओपन होने की वजह से या रिलैक्स होने की वजह से। अगर हम बेसिक ड्रग दें, बेसिक ड्रग क्या होगा कि उसको स्टमक के अंदर अब थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि वो जो है इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगी। अब स्टमक में उसको थोड़ा टाइम मिला तो सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए थे कि बेसिक ड्रग जो है वो एसिडिक मीडियम के अंदर अच्छी सॉल्युबलाइज होती है। अब उसको सॉल्युबलाइज होने के लिए टाइम कम मिला तो सॉल्युबिलिटी उसकी कम होगी, तो वो जो है इंटेस्टाइन में आ जाएगी और उसकी वजह से अब सॉल्युबलाइज प्रॉपर नहीं हो पाई तो एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी उसकी। मीटोक्लोप्रामाइड जो है वो डिजॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करती है। इसके अलावा जो ऐसी ड्रग्स जिनमें एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट था वो डिजॉक्सिन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि वो GI मोटिलिटी को डिक्रीज़ कर देती है। जब GI मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो ड्रग जो है ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रहेगी और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगी। एंटासिड जैसे हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह है, अगर इनको हम टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन या एंटीवायरल जैसे इंडिनावेयर वगैरह इनके साथ दे दिया जाए एंटासिड, तो ये जो है एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ कर देंगे इन ड्रग्स की, क्योंकि ये जो है इनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए एंटासिड और ऐसी ड्रग्स के दरमियान एटलीस्ट 2 से 6 घंटे का जो है गैप देना चाहिए, मिनिमम 2 आवर्स और मैक्सिमम हम 6 आवर्स गैप दे सकते हैं एंटासिड और इस तरह की ड्रग्स में, ताकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ना हो वहाँ पे। इसके अलावा PPIs जो है वो HCl की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करती है, क्योंकि वो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देती है, तो अल्टीमेटली जो है स्टमक के अंदर HCl की सिक्रीशन कम हो जाती है, तो pH जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर हम बेसिक ड्रग दें तो वो प्रॉपर सॉल्युबलाइज नहीं हो पाएगी, क्योंकि बेसिक ड्रग को सॉल्युबलाइज होने के लिए एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड था, मगर अब pH इंक्रीज़ हो गया तो वो सॉल्युबलाइज प्रॉपर नहीं होगी, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। इसके अलावा एंटेरिक कोटेड ड्रग अगर हम PPIs के साथ दें, अब एंटेरिक कोटेड ड्रग में क्या होता है कि उनका जो कोट होता है ना वो pH डिपेंडेंट डिसोल्यूशन होती है उसकी, मतलब कोट pH की बेसिस पे ब्रेक डाउन हो रहा होता है। इस pH पे जाएगा तो ये जो है ब्रेक डाउन नहीं होगा, स्टेबल रहेगा, इस pH तक पहुँचेगा तो वो जो है ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम एंटेरिक कोटिंग में कोट डिज़ाइन करते हैं। अब PPIs के साथ दें तो PPIs क्या करेंगे, वो जो है pH बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि एसिडिटी कम होगी तो pH इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हो सकता है हमने कोट ऐसा प्रोवाइड किया था जो 1 से 3 pH के अगेंस्ट जो है ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा हो, और PPIs ने जो है ना 3 से भी ऊपर pH कर दिया। अब pH जब 3 से ऊपर चला गया तो क्या होगा, एंटेरिक कोटेड ड्रग हो सकता है वहीं पे डिज़ाल्व हो जाए, वो जो है कोट ब्रेक डाउन हो जाए और उसके बाद जो है ड्रग अपना इफेक्ट ही ना दिखा पाए। इसके अलावा कोलिस्टायरामीन एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, ये जो है वारफेरिन की एब्जॉर्प्शन को कम करती है, क्योंकि ये वारफेरिन के साथ बाइंड हो जाती है कोलिस्टायरामीन, इसलिए उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। कोलिस्टायरामीन जो है ना ये चारकोल की तरह काम कर रही होती है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट क्या इफेक्ट करते हैं ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे। विटामिन B12 जो है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन, अब इसमें स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टर या कैरियर होते जो विटामिन B12 की ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करा रहे होते हैं स्टमक से। इसके अलावा इसके जो है इंटेस्टाइन के अंदर भी स्पेशल जो है ट्रांसपोर्टर होते हैं जो वहाँ से भी इनकी एब्जॉर्प्शन करा रहे होते हैं विटामिन B12 की सिस्टमिक सर्कुलेशन तक या ब्लड तक पहुँचा रहे होते हैं, इंटेस्टाइन से भी और स्टमक से भी। अगर हम ऐसी ड्रग दें जो सेम कैरियर के थ्रू जो है जाती हो, मीन्स जो कैरियर हमारे पास विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराते हैं वही कैरियर अगर ड्रग को एब्जॉर्ब कराते होंगे तो इन दोनों के दरमियान कंपटीशन हो जाएगा, और कंपटीशन की वजह से जाहिर सी बात है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन D, अब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है ना विटामिन D की डेफिशिएंसी में डिक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे ही विटामिन D की अगर डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। विटामिन D जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए GI के अंदर से। अगर हम नॉर्मल पेशेंट का विटामिन D डेफिशिएंट के साथ कंपैरिजन करें, अगर दोनों को हम कैल्शियम प्रोवाइड करें तो नॉर्मल पेशेंट के अंदर 4 गुना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन D की एज़ कम्पेयर टू जो विटामिन D डेफिशिएंट पेशेंट होते हैं ना, उनसे जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है नॉर्मल पेशेंट्स के अंदर। अब विटामिन D जो है वो कैसे एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर रहा होता है कैल्शियम की। कैल्शियम ट्रांसपोर्ट जो है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब उसमें जो है स्पेशल कैरियर या ट्रांसपोर्टर रिक्वायर्ड होते हैं जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करा रहे होते हैं, और विटामिन D जो है ना वो उन कैरियर्स की या उन प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहा होता है जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराते हैं। तो जैसे ही विटामिन D की डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली वो कैरियर नहीं बनेंगे, जब कैरियर हमारे पास नहीं बनेंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट जूस, ग्रेप फ्रूट जो है वो नारंजीन कंटेन करता है। नारंजीन फ्लेवोनॉइड जो है ना वो ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं ब्लड के अंदर। कैसे बढ़ाते हैं ये नारंजीन जो है वो साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनहिबिटर है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम को जैसे इनहिबिट करेगी तो ये जो है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ कर देगी। जब ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसकी जो है ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। साइटोक्रोम P450 जो है ना एक बिग फैमिली एंजाइम्स की साइटोक्रोम P3A4 जो है वो ज़्यादातर ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। मेटाबॉलिक एंजाइम इसके अलावा GI और लंग्स किडनी इनके अंदर भी मौजूद होते हैं। साइटोक्रोम P3A4 जो है हमारे पास साइटोक्रोम P450 वाला एंजाइम, ये थोड़ी अमाउंट में GI के अंदर भी मौजूद होता है, और वहाँ पे जो है ना प्री एब्जॉर्प्शन से पहले मतलब ड्रग की मेटाबॉलिज्म करा रहा होता है GI के अंदर। ये एंजाइम ये वहीं पे जो है ड्रग को मेटाबोलाइज करा देता है थोड़ी अमाउंट के अंदर GI ट्रैक्ट के अंदर। तो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं इसे हम, मतलब वो एब्जॉर्प्शन होने से पहले ही जो है ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है, वो अभी सर्कुलेशन में पहुंची नहीं। तो नारंजीन जो है वो साइटोक्रोम P3A4 को इनहिबिट कर देता है GI के अंदर, तो उसकी वजह से प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म वो इनहिबिट हो जाएगा। जब प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ड्रग की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे।